हेलो एवरीवन, टॉप ऑनलाइन एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है इनिशिएटेड बाय टॉपर्स एकेडमी बोकारो स्टील सिटी। यहाँ पे स्टूडेंट्स को क्लास 8 से लेकर के क्लास 12 तक का सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, सारे वीडियोस और वेबसाइट के थ्रू नोट्स के फॉर्म में। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हमें भी काम करने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए जो वीडियो स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, टॉपर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टॉप हैक ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, हम लोग अपना क्लास 12th का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किए थे। लेक्चर 1 कंप्लीट हो गया था और चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ठीक है, और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर 2। ठीक है, जैसा आपको लास्ट लेक्चर में ही बता दिए थे कि आपको जो टोटल नोट्स है, जो आपका A to Z स्टार्टिंग से एंड तक हर एक चीज नोट्स के फॉर्म में आपको यहां पे लिखवा दिया जाएगा। आप मेरे साथ साथ कॉपी पेन लेके बैठिए और उसको नोट डाउन करते जाइए। समझने में भी आपको 100% चीजें यहां पे समझा दी जाएंगी और उसको आप समझिए भी और साथ ही साथ नोट डाउन करते जाइए। अलग से कोई टाइम अलग से देने का जरूरत नहीं है। समय आपका यहीं पे नोट्स भी बन जाएगा और यहीं पे आपका जो पूरा क्या कहते हैं अंडरस्टैंडिंग है, जो कॉन्सेप्ट है, वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना ज़्यादा लेट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। तो हम लोग लास्ट लेक्चर को छोड़े थे आखिरी टॉपिक पे, और नेक्स्ट टॉपिक जो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वो है, लिखिए, हेडिंग डालिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। ठीक है, थोड़ा हैंडराइटिंग है, आपको बियर कर लीजिएगा, इस पे ज्यादा हमको लिखने का आदत नहीं है। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग इस पे लिख रहे हैं और आपको पूरा कॉन्सेप्ट A to Z साथ ही साथ नोट्स के फॉर्म में यहीं पे आपको करवा दिया जाएगा और आपको कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। साथ में लिख लीजिएगा, जरूर से जरूर लिखिएगा। तो चलिए हम लोग पहले लिख लेते हैं थोड़ा इसके बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज क्या होता है, इसको हम थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देते हैं, उसके बाद आपको पूरा A to Z नोट्स यहाँ पे लिखवा देते हैं और आप साथ में नोट कर लीजिएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज क्या है ना, वो एक सीरीज है। सीरीज तो आप समझते होंगे ना, कोई चीज का अरेंजमेंट है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे कोई चीज अरेंज किया हुआ है। अब क्या है ये, देखिए, दुनिया में जितना भी सामान है, चाहे वो कंडक्टर हो या वो इंसुलेटर हो, किसी भी फॉर्म में हो, उसका चार्जिंग, उसमें चार्जिंग डेवलप करने का वेरियस मेथड्स है, जिसमें से एक मेथड होता है रबिंग का मेथड, जिसको आपने क्लास 7th में ही पढ़ा होगा। रबिंग का मेथड है। अब ये जो रबिंग का मेथड है, इसमें क्या होता है ना, दो सामान है, दोनों को हम इस तरह से घिसेंगे तो अपना जो है एक नया चीज बन के सामने आ जाता है। नया चीज नहीं, सॉरी, जो आप दो सामान को घिसिएगा तो क्या होगा ना कि एक चार्ज दोनों ही सामान में ऑपोजिट चार्जेस डेवलप हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक पॉजिटिव हुआ तो एक नेगेटिव बन के आपके सामने आ जाएगा, एक पॉजिटिवली चार्ज, एक नेगेटिवली चार्ज, रबिंग के मेथड से। अब इतना बात तो हम लोग जानते हैं कि एक सामान पॉजिटिवली चार्ज बनेगा तो दूसरा सामान नेगेटिवली चार्ज बनेगा। लेकिन अगर दो सामान मेरे सामने है तो कौन सा पॉजिटिव बनेगा, कौन सा नेगेटिव बनेगा, इस बारे में हम लोग को तो कोई आइडिया नहीं है। आज आपको आइडिया पड़ जाएगा। एक ऐसा सीरीज है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज बोलते हैं। इसमें बहुत सारे सब्सटेंसेस का नाम अरेंज किया जाता है और जो सामान का नाम ऊपर है, जैसे दो सामान आप क्या किए, रब किए, रगड़े। अब जो सामान का नाम, दोनों में से जिस सामान का नाम उस सीरीज में ऊपर आता है वो हमेशा पॉजिटिवली चार्ज्ड बनेगा, और जो सामान का, जो दूसरा सामान होगा जो नीचे आ रहा होगा सीरीज में,
वो नेगेटिव चार्ज बनेगा, है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप जब पॉजिटिव चार्ज को डिफाइन किए तो आप कौन सा दो सामान लिए थे? आप एक सिल्क लिए थे और एक ग्लास रॉड लिए थे, है ना। और सिल्क और ग्लास रॉड को रब किए थे। जब आप रब किए थे तो आप बोले थे कि ग्लास रॉड में जो चार्ज है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब एक इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज जो आपको होगा ना, आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज होगा, उसमें जो ग्लास लिखा होगा ना, ग्लास, वो ऊपर आ रहा होगा, और उसी सीरीज में सिल्क जो दूसरा सामान होगा वो उससे नीचे आ रहा होगा। तो जो ऊपर आता है सामान वो पॉजिटिव चार्ज बनता है, जो नीचे आता है सामान वो नेगेटिव चार्ज बनता है। ठीक है। तो दो सामान जो आपके सामने है, आपको चेक करना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज में इन दोनों में से कौन सा सामान ऊपर है। जो सामान ऊपर की तरफ होगा सीरीज में वो पॉजिटिव चार्ज, जो सामान नीचे की तरफ होगा वो नेगेटिव चार्ज। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो अब क्या है, हम लोग एक सीरीज तैयार करेंगे। देखिए सीरीज में सब्सटेंस बहुत सारा है, लेकिन हम लोग उन्हीं 17-18 सब्सटेंसेस को लेंगे जो एग्जाम में आ सकता है। जनरली आपको बोर्ड एग्जाम में शायद ही इसका क्वेश्चन दिख जाए, डेफिनेशन से बाहर कुछ और दिखने को बहुत कम चांस है। लेकिन आपका जब एंट्रेंस का बात होता है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का बात होता है, तब आपको इसका क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग थोड़ा लिख लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज का एक और नाम है ऑल्सो नोन एज ट्राइबो ट्राइबो इलेक्ट्रिक ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज। ठीक है, अब इसका थोड़ा डेफिनेशन है, यहां पे इसको लिख लेते हैं। देखिए लिखा है इट इज, साथ साथ में ही लिखते जाइए। इट इज एन अरेंजमेंट it is an arrangement of all the substances of all the substances in the form of a series such that if any two if any two of these substances if any two of these substances are rubbed with each other with each other, both substances both substances get charged. Second point, the substance
occupying occupying higher higher place in the series will become will become positively charged positively charged and that at the lower position becomes negatively charged. Negatively charged. ठीक है, तो अपना डेफिनेशन कंप्लीट हुआ. अब एक छोटा सा सीरीज हम यहां पे बना के दे दिए आपको, लिख दे रहे हैं हम इसको. ये कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है. इसके अलावा भी बहुत सारा सब्सटेंसेस इस सीरीज में डाला जा सकता है और डाला भी गया है, लेकिन यहां से आपका क्वेश्चन बनता है. तो एक छोटा सा सीरीज बना दिए हैं 18 सब्सटेंसेस का, उसको हम लिख देते हैं आपके सामने. नोट डाउन कर लीजिए और मेमोराइज कर लीजिएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं, सीरीज लिखते हैं. हेडिंग डाल देते हैं ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज. ट्राइबो इलेक्ट्रिक series for some important substances. ठीक है, कुल हम यहाँ पे 18 जो है सामान डालेंगे. तो नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है, अब 9 इधर लिख दिए, 9 इधर लिख देते हैं. 10 11 12 13 14 15 16 17 18. ठीक है, एटीन. ठीक है, अब क्या है, सब में हम एलिमेंट्स भर देते हैं.
सॉरी, पहला है ह्यूमन बॉडी, किसी से भी रगड़िए पॉजिटिव ही बनेगा, ह्यूमन बॉडी। ग्लास, नाइलॉन, वुल, लेड, कॉटन, नेक्स्ट है एल्यूमिनियम, पेपर, स्टील, उसके बाद है वुड, जेलेटिन, फिर निकल और कॉपर एक ही लेवल पे, मतलब दोनों को आपस में नहीं घसना है, आपस में रगड़ने से कोई चार्ज नहीं होगा, लेकिन क्योंकि निकल और कॉपर का एक ही लेवल है। उसके बाद फिर जो है नेक्स्ट है गोल्ड और प्लैटिनम का भी एक ही लेवल। उसके बाद नेचुरल रबर, सल्फर, उसके बाद पॉलिएस्टर, सिलिकॉन, टेफलॉन, ठीक है। तो ये आपका 18 एलिमेंट नहीं, 18 सब्सटेंसेस जो इंपॉर्टेंट है। तो आप समझिए कि ऊपर की तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है, और जैसे जैसे हम लोग नीचे की तरफ बढ़ते हैं और नीचे की तरफ बढ़ते हैं, तो नीचे की तरफ जाने से नेगेटिव चार्ज मिलता है, नेगेटिव चार्ज मिलता है। एक एग्जाम्पल देते हैं। यहां पे देखिए सीरीज में दो सामान उठाते हैं। चलिए मान लीजिए नाइलॉन और कॉटन, नाइलॉन और कॉटन दोनों कपड़ा का फॉर्म है, एक सिंथेटिक है, एक जो है आपका नेचुरल फाइबर है। अब नाइलॉन और कॉटन को दोनों को आप क्या किए, आपस में रगड़े, घिसे। अब पूछा गया कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, तो नाइलॉन और कॉटन का पोजीशन देखिए, नाइलॉन तीसरा नंबर पे है, कॉटन जो है 6th पोजीशन पे है। अब नाइलॉन और कॉटन में कौन सा ऊपर है, ऑब्वियस बात है नाइलॉन तीसरा में है वो, तो जो ऊपर है वो पॉजिटिव चार्ज और जो नीचे है वो नेगेटिव चार्ज, तो नाइलॉन होगा पॉजिटिव चार्ज और कॉटन होगा नेगेटिव चार्ज। क्लियर है। इसी तरह से ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज का यूज किया जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज फाइंड करने के लिए, कौन से सब्सटेंस में किस तरह का चार्ज हो रहा है। तो चलिए हम लोग का ये वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज के बारे में इतना ही बात करना है, इससे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा ना इसको रुकिए एक मिनट। ठीक है, होपफुली आपको आवाज क्लियर आ रही होगी। थोड़ा सा हम इसको उठा लेते हैं।
चलिए नेक्स्ट हम लोग टॉपिक में पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो अपना है वो है मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मेथड्स हेडिंग डाल दीजिए, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मेथड्स ऑफ चार्जिंग। अब जब मेथड्स ऑफ चार्जिंग का हम लोग बात कर रहे हैं तो जो सबसे पहला मेथड और सबसे बेसिक मेथड जो आप लोग शुरू से पढ़ते आए हैं वो है रबिंग और फ्रिक्शन। और इसी मेथड पे बेस्ड अभी आप लोग पूरा का पूरा एक सीरीज देख लिए थे कि दो सामान है, दोनों को जब आपस में घिसा जाएगा, रगड़ा जाएगा, तो कौन सा सामान पॉजिटिव चार्ज बनेगा, कौन सा सामान नेगेटिव चार्ज बनेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं रबिंग या फ्रिक्शन का मेथड। अब जो हम लोग बात करते हैं तो किस तरह से एक डायग्राम से हम आपको समझाते हैं कि ये किस तरह से यूज होता है। देखिए रबिंग या फ्रिक्शन का मेथड जो है ना मेनली इंसुलेटर्स के लिए यूज होता है, क्योंकि कंडक्टर में क्या होता है सीधा चार्ज ट्रैवल करता है, लेकिन जब हम लोग इंसुलेटर्स का बात करते हैं तो इंसुलेटर्स में कोई चार्ज ट्रैवल नहीं करता। अब ट्रैवल नहीं होने के कारण में हमको जबरदस्ती किसी चार्ज को किसी जगह पे इंसर्ट करना पड़ता है। तो जबरदस्ती करने के लिए क्या करना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा, रगड़ना पड़ेगा। तो यहां पे इंसुलेटर्स को चार्ज करने के लिए हम लोग को इस मेथड रबिंग के मेथड का यूज करना पड़ता है। तो हम लोग लिखेंगे यूज्ड फॉर चार्जिंग, यूज्ड फॉर चार्जिंग इंसुलेटर्स। ठीक है, पहला पॉइंट। अब देखिए क्या है, एक डायग्राम समझाते हैं। देखिए एक सामान है, ये है ए और ये है बी। अभी क्या है, दोनों ही सामान आपका न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, ए सब्सटेंस भी, और बी भी न्यूट्रल है। दोनों को पास लाया गया और रबिंग किया गया, घिसा गया, रबिंग। रबिंग करने पे हुआ क्या, ओ सॉरी थोड़ा सा फिर से बनाए थे। एक सामान है ए और एक सामान है बी, ये भी न्यूट्रल और ये भी न्यूट्रल। दोनों सामान न्यूट्रल है, अभी कोई चार्ज नहीं किसी में। अब दोनों को पास लाया गया और पास लाके रबिंग किया गया, घिसा गया, रबिंग। अब रब होने के बाद ये सामान का क्या हालत हो गया। मान के चलते हैं कि जो ए सामान था वो इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज में ऊपर था और जो बी सामान था वो इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज में नीचे था। तो ए सामान जो है पॉजिटिव चार्ज बन गया, ए सामान जो है पॉजिटिव चार्ज बन गया और वहीं बी सामान जो है नेगेटिव चार्ज बन गया। और ये कैसे हुआ होगा, क्योंकि ए सामान का कुछ इलेक्ट्रॉन्स बी सामान में ट्रैवल कर गया होगा, ए से निकल के बी की तरफ चला गया होगा,
तो जिस कारण से ए में इलेक्ट्रॉन कम हो गया और बी में इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो जिसमें कम हुआ उसमें आपका हो गया पॉजिटिव चार्ज और जिसमें बढ़ गया इलेक्ट्रॉन वहां पे नेगेटिव चार्ज। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और अगर डायरेक्ट पता करना हो कौन सा नेगेटिव कौन सा पॉजिटिव, तो आप ये देख लीजिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज में कौन सा सब्सटेंस ऊपर की तरफ है। जो सामान सीरीज में ऊपर होगा वो आपका पॉजिटिवली चार्ज्ड और जो नीचे होगा वो नेगेटिवली चार्ज्ड। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सेकेंड मेथड में आते हैं, कंडक्शन। कंडक्शन का मेथड है ये। इसमें टच किया जाता है बाय टचिंग, दो सामान को आपस में टच करवाया जाता है और दोनों सामान चार्ज हो जाता है। सुनने में थोड़ा अटपटा है लेकिन क्या है समझाते हैं। मान के चलिए कि दो सामान है और दोनों कंडक्टर्स है, ठीक है, कंडक्टर है। कंडक्टर का टेंडेंसी क्या है कि भाई कंडक्टर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अलाउ करता है। तो दो सामान को जब हम आपस में टच किए और एक सामान में मान लीजिए कि चार्ज था पहले से, ठीक है, तो भाई वो चार्ज जो है फ्लो करके दूसरे सामान में भी चला जाएगा, क्योंकि फ्लो ऑफ चार्ज तो अलाउड है ना, फ्लो ऑफ चार्ज तो अलाउड है। तो एक अगर पहले से चार्ज सब्सटेंस है और दूसरा एक न्यूट्रल सब्सटेंस है, इसको लाके इसमें अगर हम टच करवाएंगे तो भाई कंडक्टर दोनों है, कंडक्टर होने के कारण यहां से चार्ज फ्लो करता हुआ इसमें आ जाएगा, क्योंकि टच कर दिए ना तो रास्ता बन गया है, फ्लो करता हुआ इसमें आ जाएगा। तो जो अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये भी पॉजिटिव बन जाएगा, ये अगर नेगेटिव होगा तो ये भी नेगेटिव बन जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है। तो चलिए लिखते हैं इसमें क्या है। देखिए सबसे पहले कंडक्टर्स के लिए ये यूज होता है, यूज्ड फॉर कंडक्टर्स। यूज्ड फॉर कंडक्टर्स। अब एक सिनेरियो से समझाते हैं। एक सामान है ए, ठीक है, वो क्या है, वो नेगेटिवली चार्ज्ड है। अब कंडक्टर है भाई, कंडक्टर का चार्ज हमेशा उसके सरफेस पे बैठा रहता है, सेंटर पे उसका कोई चार्ज नहीं होता है। अगर सॉलिड कंडक्टर है तो भी वो सरफेस पे रहेगा, क्योंकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलाउड है, फ्लो ऑफ चार्जेस अलाउड है। तो जिस कारण से अगर कोई चार्ज आपका सेंटर में बनेगा भी ना तो फ्लो करके वो सरफेस पे आके बैठ जाएगा, फ्लो करके वो ऊपर के सरफेस पे आके बैठ जाएगा। यही चीज यहां पे भी दिखाया गया कि ए जो है ना नेगेटिवली चार्ज है पहले से। अब इसमें हम क्या किए, एक ऐसा सामान, एक बी सामान है जो कि न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, इसको ले आके टच करवा दिए। अब क्योंकि दोनों कंडक्टर है तो भाई फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वहां से कम की तरफ जाएगा बैलेंस करने के लिए। तो मेरा जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो ए से बी की तरफ हमको दिखेगा, इलेक्ट्रॉन्स जो है ए से बी की तरफ फ्लो करेगा। और जब ये फ्लो हो जाएगा तो ए तो पहले से नेगेटिव था ही, ए तो पहले से नेगेटिव था ही, अपना जो बी सब्सटेंस है ना वो भी नेगेटिव बन जाएगा। अपना जो बी सब्सटेंस है वो भी नेगेटिव बन जाएगा। कैसे बना भाई, नेगेटिव था पहले से ए, जैसे ही बी टच कर दिए उसमें नेगेटिव फ्लो कर गया और बी में पहुंच गया तो दोनों नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो यहां पे ए और बी दोनों ही नेगेटिवली चार्ज्ड बन जाएगा। कंडक्शन के मेथड में अगर पॉजिटिव से टच होता है न्यूट्रल तो पॉजिटिव बन जाता है, नेगेटिव से टच होता है न्यूट्रल तो नेगेटिव बन जाता है, मतलब सेम चार्ज बन जाता है। जो पहले से चार्ज बॉडी है न्यूट्रल बॉडी उससे टकराएगा, उसी का चार्ज ले लेगा, लेकिन दोनों कंडक्टर होना चाहिए।
चार्ज का फ्लो होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सेम अगर मान लीजिए एक दूसरा डायग्राम दिया हुआ है, उसको भी बना देते हैं। ये नेगेटिव के बारे में था, अब इसी तरह का एक पॉजिटिव का भी हो सकता है कि भाई एक ए सब्सटेंस है, वो पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, और उसमें टच करवाया गया है एक बी सामान जो कि न्यूट्रल है। अब क्या होगा भाई, जब पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन उसके पास कम है, तभी ना पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि प्रोटॉन तो ऑब्वियस बात है फ्लो नहीं करता हो, तो न्यूक्लियस के अंदर रहता है, तो इलेक्ट्रॉन ही फ्लो होता है इधर उधर में। सॉलिड कंडक्टर का बात कर रहे हैं, तो अगर कोई सॉलिड कंडक्टर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब उसका इलेक्ट्रॉन कम है, प्रोटॉन ज्यादा है, तभी वो पॉजिटिव चार्ज है। अब अगर इलेक्ट्रॉन कम है तो न्यूट्रल सब्सटेंस के पास तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर है, और इलेक्ट्रॉन ज्यादा से कम की तरफ फ्लो करता है, तो मतलब ए में इलेक्ट्रॉन कम है और बी में ज्यादा है, क्योंकि बी में प्रोटॉन के बराबर है समान इलेक्ट्रॉन, तो बी से निकल के इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा ए के तरफ, ताकि उसका पॉजिटिव चार्ज को खत्म किया जा सके। तो ये जो है ना, इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरफ फ्लो करेगा, है ना, बी से ए की तरफ, न्यूट्रल से ए की तरफ, और जिस कारण से जब इलेक्ट्रॉन बी से निकल जाएगा तो बी भी तो पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन तो उतना ही है, इलेक्ट्रॉन निकल गया तो प्रोटॉन ज्यादा हो गया, तो मतलब बी भी पॉजिटिव चार्ज। ए तो पॉजिटिव था ही, ए तो पॉजिटिव था ही, अब बी भी पॉजिटिव हो गया है। बात समझ आया? कंडक्शन के केस में आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो किया, इसमें थोड़ा समझिए, थोड़ा पॉजिटिव का केस थोड़ा सा अलग टाइप का होता है। बच्चों ने जैसे पढ़ाया था ना कि प्लस फ्लो कर गया है, प्लस तो कभी फ्लो करेगा ही नहीं, क्योंकि प्लस तो प्रोटॉन है, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर रहता है, वो तो फ्लो करता नहीं है, नेगेटिव फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। तो यहां पे क्या है, ए के पास ए पॉजिटिवली चार्ज था, मतलब इलेक्ट्रॉन कम था, बी न्यूट्रल था, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर था, मतलब कंपेयर किया जाए तो बी के पास इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है ए के कंपैरिजन में, ए में तो इलेक्ट्रॉन कम हो गया है ना, तभी ना वो पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर होगा ये देखा जाए, तो बी से ए की तरफ होगा, और बी से जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकला बी भी पॉजिटिव बन गया, लो ए भी पॉजिटिव था, बी भी पॉजिटिव हो गया, इस तरह से दोनों ही सेम चार्ज ले लेता है। अब आते हैं अपने तीसरे और आखिरी मेथड पे, जो कि है मेथड ऑफ इंडक्शन। इसमें किया क्या जाता है, इसमें चार्जिंग किया जाता है बाय जस्ट ब्रिंगिंग क्लोज, दो सामान को सामने लाया गया है, बट नॉट टचिंग, लेकिन टच नहीं करना है, बट नॉट टचिंग। दो सामान को सामने लाया गया है, दो कंडक्टर्स, यहां भी कंडक्टर्स का ही केस है, दो कंडक्टर्स को सामने लाया गया लेकिन आपस में टच नहीं करवाया गया, थोड़ा सा डिस्टेंस रखा गया है, थोड़ा सा डिस्टेंस रखा गया है। अब इससे क्या होगा, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो बात है कि ये कंडक्टर्स में यूज होता है, ये वाला मेथड भी कंडक्टर के लिए, इंसुलेटर में सिर्फ रबिंग का ही काम होता है। कंडक्शन और इंडक्शन दोनों ही कंडक्टर्स का खेल है। तो यूज्ड
इन कंडक्टर्स, यूज्ड इन कंडक्टर्स। ठीक है, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा कैमरा का चेक कर ले। हाँ ठीक, ठीक, यूज्ड इन कंडक्टर्स। अब कंडक्टर्स में ये यूज होता है, इतना तो क्लियर हुआ। कैसे यूज होता है, कैसे काम करता है, थोड़ा सा बताते हैं। मान के चलते हैं कि एक सामान है ए, जो कि नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। और उसके सामने ना एक न्यूट्रल सामान लाया गया है, सामने लाया गया है, टच नहीं किया गया है, बी। ये एक न्यूट्रल सामान है। अब कोई भी सामान हो, उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। अगर न्यूट्रल है तो इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों बराबर है। दोनों बराबर रहता है तो बोलते हैं ना नेट चार्ज जीरो है। नेट चार्ज अगर जीरो हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव बराबर हो गया, तो न्यूट्रल हो गया। तो न्यूट्रल का यही मतलब है। इसका मतलब ये नहीं कि पॉजिटिव नेगेटिव है ही नहीं, है तो सही, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो होगा ही, लेकिन दोनों बराबर होगा। अब जब दोनों बराबर है न्यूट्रल में, तो क्या होगा अगर हम इसको सामने ले जाएं ए सब्सटेंस के, जो कि नेगेटिवली चार्ज है। सामने ले जाना है, सटाना नहीं है, सामने ले जाना है, टच नहीं करना है, याद रखना है। जैसे ही टच करेंगे, हम लोग दो बात पढ़े हैं कि भाई जो ऑपोजिट चार्जेस होता है ना, अनलाइक चार्जेस पॉजिटिव नेगेटिव, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, खींचता है। लेकिन जब दो सेम चार्जेस हो जाता है, नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव, तो वो एक दूसरे को ढकेलता है, रिपेल करता है। ये बात तो हम लोग जानते हैं। अब भाई अगर मान के चलते हैं कि ये सामने आने के बाद अगले सिनेरियो में हुआ क्या, अगले सिनेरियो में हुआ क्या, ए सब्सटेंस तो नेगेटिव ही था, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो पहले भी नेगेटिव था, अभी भी नेगेटिव है। लेकिन बी जो न्यूट्रल था, वो कुछ इस तरह से बिहेव करेगा। क्या, जो भी, अब बी के अंदर तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों है ना, इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। प्रोटॉन क्या होगा, नेगेटिव, मतलब ए की तरफ अट्रैक्ट होने के कारण ए के तरफ वाले साइड में आके खड़ा हो जाएगा। सारा प्रोटॉन इस तरफ बी में जाके खड़ा हो जाएगा। क्या रीजन है, क्योंकि जो प्लस होगा ना, वो नेगेटिव के तरफ आने की कोशिश करेगा, अट्रैक्शन के कारण प्लस और माइनस एक दूसरे को खींचेगा। तो बी का सारा पॉजिटिव चार्ज वो ए के तरफ जाके, ए के तरफ वाले साइड में जाकर के खड़ा हो जाएगा। और क्योंकि सेम चार्ज ढकेलता है, तो जितना भी बी के अंदर नेगेटिव वाला होगा, वो इस माइनस, ए का माइनस के कारण दूर ढकला के दूसरे तरफ जाकर के खड़ा हो जाएगा, दूसरी तरफ जाकर के खड़ा हो जाएगा। अब जो आदमी जो न्यूट्रल पहले बी को देख रहा था, वो अब क्या फील करेगा कि बी के एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आ गया है। बी के मतलब ए का जो सामने वाला हिस्सा है ना बी में, ए के जो जस्ट सामने वाला हिस्सा है बी में, वो पॉजिटिवली चार्ज बन गया है और वो पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है। ए से अट्रैक्शन कर रहा है, ए की तरफ खींच रहा है एक दूसरे को, क्योंकि भाई बी का तो प्लस सामने आ गया ना ए के, तो क्या होगा, अट्रैक्शन ही तो होगा, खींचेगा ना, तो पॉजिटिव की तरह बिहेव कर रहा है। अब इस मेथड ऑफ चार्जिंग को, इसमें बी को भी तो चार्ज मिला हो गया ना भाई। बी का भले मान लेते हैं कि पूरा ऑल ओवर देखा जाए तो अभी भी न्यूट्रल है, क्योंकि प्लस माइनस बराबर है, लेकिन दोनों अलग अलग साइड में जाके खड़ा हो गया है। तो इस तरफ पॉजिटिवली चार्ज, इस तरफ नेगेटिवली चार्ज हो गया है, जिस कारण से हम लोग बोल सकते हैं कि बी भी चार्ज अप हो गया है, दोनों साइड अलग अलग चार्जेस ले लिया है। तो यहां पे हम लोग इस मेथड को बोलते हैं मेथड ऑफ इंडक्शन। इसमें टच नहीं करना है, बस सामने लाना होता है। अब बाकी काम जो है वो अपना जो दो लॉ था कि लाइक चार्जेस अट्रैक्ट, सॉरी, रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर,
उसी से बाकी का काम हो जाता है। एक पॉजिटिव एक साइड इकट्ठा हो जाता है, नेगेटिव एक साइड इकट्ठा हो जाता है और दोनों चार्ज्ड बॉडी की तरह बिहेव करने लगता है। तो यही अपना मेथड ऑफ इंडक्शन। अब अगला टॉपिक जो अपने को पढ़ना है वो है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। देखिए कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स आपके सामने बहुत बार आएगा, अलग अलग समय पे अलग अलग टाइप का डेफिनेशंस बनेगा। हम लोग अभी जितना दूर पढ़े हैं उतना दूर के बेसिस पे जो भी डेफिनेशन बनता है उसको देख लेंगे। तो पहले हेडिंग डाल देते हैं कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स and insulators। ठीक है, कंडक्टर्स क्या होता है, इंसुलेटर्स क्या होता है, तो आप जानते हैं कि जिसमें फ्लो ऑफ चार्ज अलाउ होता है, जिस सामान के थ्रू चार्जेस फ्लो कर सकता है उसको हम लोग कंडक्टर बोलते हैं, और जिस सामान के थ्रू चार्जेस फ्लो नहीं कर सकता उसको हम लोग इंसुलेटर्स बोलते हैं। इसी डेफिनेशन को बस लिखना है, अपना अभी तक का जो डेफिनेशन है कंडक्टर और इंसुलेटर का वो तैयार हो जाएगा। तो देखिए चलिए डेफिनेशन को लिख लेते हैं। कंडक्टर्स साथ में ही लिखिएगा, कुछ अलग से करने का जरूरत नहीं है। आर द substances which allow the flow of charges through them। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल अगर दिया जाए तो बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है, कुछ एग्जाम्पल डाल देते हैं, 2-3 एग्जाम्पल में डाल दीजिए। कॉपर हम लोग यूज करते हैं वायर्स में, और एक और सामान यूज करते हैं एल्यूमिनियम, वो भी कंडक्टर है। अब बाकी एटसेट्रा डाल देते हैं, बहुत सारा कंडक्टर है, आप लोग भी जानते हैं। इसके बाद इंसुलेटर का डेफिनेशन लिखा जाए। इंसुलेटर्स are the substances which do not allow the flow of charges through them। एग्जाम्पल इसमें भी डाल देते हैं कुछ। एक तो देखिए प्लास्टिक होता है, इसीलिए हम लोग जैसे कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होता है उसका जो हैंडल होता है जिस साइड हम लोग पकड़ते हैं वो प्लास्टिक का बना हुआ देख सकते हैं, क्योंकि प्लास्टिक एक इंसुलेटर है, चार्ज को फ्लो नहीं करने देता। दूसरा एक रबर होता है, रबर का भी ग्लव्स पहना जाता है जब इलेक्ट्रिकल काम करते हैं तब, रबर। बाकी फिर एटसेट्रा डाल देते हैं, बहुत सारा ऐसा सामान हो सकता है। आप अभी क्या कहते हैं जितना ही मेथड्स ऑफ चार्जिंग में आप लोग पढ़े थे ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज में, उसे बहुत सारा इंसुलेटर ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दोनों का डेफिनेशन हो गया। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा देख ले, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, अभी हो जाएगा।
एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, वो होगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है क्या, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, एक सिंपल सा सिनेरियो देते हैं। मान के चलिए कि आपके सामने एक रूम है ना, आप जिस रूम में बैठे हैं उसी रूम को ले लीजिए, और उस रूम में आपको बंद कर दिया गया है, और आपके पास बस एक डस्टर दे दिया, या आपके पास एक पेन है, और बोला गया इस रूम का जो लेंथ है ना वो नाप के दिखाइए। आपके पास कोई स्केल नहीं है, कोई मेजरिंग टेप नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप कैसे नापिएगा? आप थोड़ा दिमाग लगाइएगा, फिजिक्स के स्टूडेंट है भाई, दिमाग तो लगाना है। आप क्या करें, आप पेन से ही जो है ना, एक पेन, फिर दो पेन, फिर तीन पेन, फिर चार पेन करके बढ़ाते जाइएगा और रूम का लेंथ को नाप दीजिएगा। जब आप नापे तो आया चलिए 15 पेन के बराबर आपका रूम का लंबाई है। जब आप रूम खोला गया, पूछा कि आपसे कितना लंबा था रूम, तो बोलिएगा कि ये जो पेन है ना, इसका 15 पेन के बराबर आपका रूम का लंबाई है। 15 पेन, 15 पेन, इसका मतलब आप बेसिक यूनिट किसको लिए हैं? पेन। मतलब आप ये मान के चल रहे हैं कि पेन जो है ना सबसे छोटा क्वांटिटी है, इससे कोई भी लेंथ को नापा जा सकता है। पेन जो है सबसे छोटा क्वांटिटी है, और इसी का यूज करके हम लोग नापेंगे लेंथ को। ये मान के चल रहा है, एक्चुअल में पेन तो सबसे छोटा नहीं है, लेकिन आप पेन को सबसे छोटा क्वांटिटी मान के चल रहे हैं। तो वैसे ही जब चार्जेस का बात करते हैं ना, सबसे पहले तो चार्ज को हम लोग मेजर करने के लिए जो यूनिट का यूज करते हैं कूलम्ब है, ऐसा यूनिट कूलम्ब है। जब कूलम्ब हम लोग यूनिट यूज कर रहे हैं, तो किसी सामान का चार्ज को नापने के लिए हमको उसका बेसिक यूनिट्स को पता करना पड़ेगा कि भाई वो कितना कूलम्ब का चार्ज है। अगर हमको पता करना हो तो हमको ये पता करना पड़ेगा कि उसके अंदर चार्ज डेवलप हो क्यों रहा है। तो हमको पता चला भाई चार्ज डेवलप होने का ना दो रीजन हो सकता है। या तो कहीं पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो नेगेटिव चार्ज, और कहीं पे इलेक्ट्रॉन कम है तो पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यही दो रीजन हो सकता है। कहीं पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो नेगेटिव चार्ज, कहीं पे इलेक्ट्रॉन कम है तो पॉजिटिव चार्ज। अब अगर मान के चलते हैं कि कहीं पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और जहां पे ज्यादा है उसको नापना है, आपसे बोला गया 4 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यहां पे 4 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, तो चार्ज कितना हुआ? उतना ही हुआ ना जितना 4 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा। उतना ही चार्ज हुआ जितना 4 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा। अगर कहीं भी बोला गया 5 इलेक्ट्रॉन कम है, डेफिसिट है, कम है, तो बताइए कितना पॉजिटिव चार्ज होगा? उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा जितना 5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा। तो मतलब इलेक्ट्रॉन ही वो सामान है, वो सबसे छोटा क्वांटिटी है जो फ्लो कर रहा है इधर उधर, और इसी के कारण चार्ज डेवलप हो रहा है। भाई 2 इलेक्ट्रॉन चला गया तो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज चला गया। ठीक है, मतलब पॉजिटिव में भी 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है, नेगेटिव में भी 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है, क्योंकि भाई कहीं से निकला होगा तो वो पॉजिटिव बन गया होगा, कहीं पे गया होगा तो वो नेगेटिव बन गया होगा। तो इलेक्ट्रॉन वो बेसिक क्वांटिटी है जिसको हम लोग यूज करके चार्ज को फाइंड कर सकते हैं किसी सामान में, कि भाई कितना चार्ज है। तो भाई जितना इलेक्ट्रॉन गया होगा या आया होगा उतना ही चार्ज होगा, और इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज को क्वांटाइज कर देना, क्वांटिटी के फॉर्म में दिखा देना। तो हम लोग इलेक्ट्रॉन को सबसे छोटा क्वांटिटी मानते हैं और उसके हिसाब से चार्ज को बताते हैं। यही होगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बात समझ में आया? इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा क्वांटिटी है, 2 इलेक्ट्रॉन गया, अच्छा 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर का चार्ज,
4 इलेक्ट्रॉन आया, 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर का चार्ज। तो ये हम लोग इलेक्ट्रॉन को सबसे बेसिक क्वांटिटी मान रहे हैं और उसके बेसिस पे चार्ज को भी क्वांटिटी के फॉर्म में डिनोट कर रहे हैं, क्वांटाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसको लिखते हैं और बताते हैं कि जो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज है बॉडी का, मतलब ये जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है ये है क्या। लिखते हैं डेफिनेशन, द प्रॉपर्टी ऑफ अ चार्ज्ड body that the charge Q on it will always be given by Q equals to NE। अब ये NE जो चार्ज बनेगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है बॉडी में पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के ही फॉर्म में होगा ना, या तो इलेक्ट्रॉन निकला होगा, इलेक्ट्रॉन आया होगा, तो इलेक्ट्रॉन को ही काउंट करना है। where n is number of electrons and E equals to 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम्ब। ठीक है, ये डेफिनेशन बना क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। द प्रॉपर्टी ऑफ अ चार्ज बॉडी दैट द चार्ज Q on it will always be given by Q equals to Ne, where N is the number of electrons and E is equal to माइनस लगाइए चाहे नहीं लगाइए, अगर पॉजिटिव होगा तो नहीं लगाते हैं और नेगेटिव होगा तो लगाते हैं, लेकिन ऐसे माइनस करके ही इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब। क्लियर है? तो इसमें बताया क्या भाई, अगर आपके सामने 2 इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है तो आप बोलते हैं ना 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर का चार्ज, तो पहले तो पता होना चाहिए ना एक इलेक्ट्रॉन का क्या चार्ज है। तो एक इलेक्ट्रॉन का यही है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन का निकल जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 इलेक्ट्रॉन का निकल जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 इलेक्ट्रॉन का निकल जाएगा। जितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ उतना ही चार्ज डेवलप हुआ। इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्लियर है? होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं क्या है। ठीक, देखिए अगला टॉपिक जो है वो एक लॉ है। अच्छा एक काम करते हैं ना, आज का लेक्चर को हम लोग यहां पे रोकते हैं, क्योंकि लॉ का पढ़ाई यहां शुरू हो रहा है कूलम्स लॉ के बारे में। तो कूलम्स लॉ का पढ़ाई है ना, उसके बारे में, उसका वेक्टर फॉर्म, अलग अलग फॉर्म्स, वो हम लोग एक ही क्लास में करेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। एक पूरा कूलम्स लॉ पे लेक्चर बन जाएगा। तो यहां पे हम लोग आज का लेक्चर को रोकेंगे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का पूरा एक्सप्लेनेशन खत्म हुआ। अब नेक्स्ट क्लास हम लोग कूलम्स लॉ के बारे में स्टडी करेंगे, और जितना भी आपको अभी तक लिखवाया गया है होपफुली आपने भी अपने कॉपी में नोट डाउन किया होगा। मैं आपके साथ साथ क्यों लिखता हूं कि आपको अलग से कुछ ना करना पड़े, आप मेरे साथ ही लिखते जाइए, है ना। आप तो पेन कॉपी लेके बैठे होंगे, आप तो ज्यादा जल्दी लिख लेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा टैबलेट में लिखने में दिक्कत होता है हमको। तो लिख लीजिए, साथ में कंप्लीट कीजिए, अलग से लेके नहीं बैठना है।
आधा 1 घंटा दीजिएगा, रोज फिजिक्स का नोट्स भी बन जाएगा और साथ ही साथ आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और ये नोट से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं फिर से बता रहा हूं, चाहे डेरिवेशन लीजिए चाहे थ्योरी लीजिए, न्यूमेरिकल्स के लिए अलग सीरीज लाएंगे हम लोग जिसमें हर चैप्टर से 80-100 क्वेश्चन करेंगे, तो उसमें भी आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। न्यूमेरिकल्स भी आप वहीं से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, लेकिन पहले हम लोग फुल थ्योरी पे बात करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर को हम लोग यहां पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।